एकलव्य यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस डीप डाइव में हम एक बहुत ही अहम विषय पर चर्चा करने वाले हैं। बिल्कुल। हमारा आज का विषय है MPPSC प्रीलिम्स 2026 स्ट्रेटेजिक फैक्ट बुक। तो जो भी लोग अगले साल इस परीक्षा को क्रैक करने का टारगेट लेकर चल रहे हैं, या फिर जो लोग सिर्फ मध्य प्रदेश के जो बदलते हुए इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर हैं उसको गहराई से समझना चाहते हैं, हाँ, उनके लिए ये चर्चा बहुत खास होने वाली है। आज हमारा मिशन बिल्कुल क्लियर है। हमारे पास सरकारी दस्तावेजों, बजट के आंकड़ों और रिसर्च रिपोर्ट्स का एक तरह से कहूँ तो बहुत बड़ा पहाड़ है। हम इस पूरे पहाड़ को डिकोड करेंगे और इसमें से वो सबसे अहम तथ्य निकालेंगे जो परीक्षा के नजरिए से गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। एक तरह से ये इस भारी भरकम सिलेबस का एक स्मार्ट शॉर्टकट होने वाला है। बिल्कुल। और अगर हम इस पूरी विषय की अहमियत को समझें तो ये जानना जरूरी है कि हम इस फैक्ट बुक पर इतना फोकस क्यों कर रहे हैं। जी। MPPSC के नए सिलेबस को अगर ध्यान से देखा जाए, खासकर यूनिट 1, 3 और 5 को, तो मध्य प्रदेश का भूगोल, अर्थव्यवस्था और जो समसामयिक घटनाएं हैं यानी करंट अफेयर्स, वो सब आपस में बहुत गहराई से जुड़ गए हैं। सही बात है। हाल ही के जो एग्जाम ट्रेंड्स हैं वो बता रहे हैं कि अब सिर्फ हवाई बातों से काम नहीं चलने वाला। जो तथ्यात्मक या कहें कि डेटा आधारित प्रश्न हैं उनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। हाँ, मतलब 2026 की रणनीति के लिए केवल पुराना जो स्टैटिक ज्ञान है उसे रट लेना काफी नहीं है। एग्जैक्टली। आपको स्टैटिक पोर्शन को आज के करंट डेवलपमेंट्स के साथ लिंक करना ही होगा। सरकार का विजन क्या है, बजट कहाँ जा रहा है, यही वो धुरी है जिस पर पूरी तैयारी टिकी होनी चाहिए। सही कहा। तो चलिए बिना देर किए इसे डिकोड करते हैं और सीधे हमारी चर्चा के पहले खंड पर आते हैं, राजकोषीय स्थिति और बजट 2025-26। जी। दस्तावेजों में जो सबसे पहला आंकड़ा सामने आता है वो सच में ध्यान खींचने वाला है। इस बार मध्य प्रदेश का कुल बजट आकार 4,21,032 करोड़ रुपए का है। 4,21,032 करोड़। हाँ, और ये पिछले साल की तुलना में पूरे 15% ज्यादा है। अब 15% का जंप कोई छोटी बात नहीं है। ये साफ दिखाता है कि राज्य अपना गियर शिफ्ट कर रहा है। एकदम सही पकड़ा आपने। लेकिन जब भी हम बजट के इतने बड़े आकार को देखते हैं ना, तो एक विश्लेषक की तरह हमें इसके पीछे के बैलेंस को भी समझना चाहिए। मतलब घाटा और प्राप्तियां। बिल्कुल। डेटा का गहराई से विश्लेषण करने पर पता चलता है कि राज्य का राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट GSDP का 4% लक्षित किया गया है। वहीं राजस्व प्राप्तियों का अनुमान करीब 2.90 लाख करोड़ रुपए है। अब जो लोग थोड़ा इकोनॉमिक्स के जार्गन में उलझ जाते हैं उनके लिए इसे आसान कर देते हैं। हाँ, ये जरूरी है। राजकोषीय घाटा 4% रखने का सीधा मतलब है कि सरकार अपनी चादर देखकर ही पैर पसार रही है। ये एक कंट्रोल्ड और सोची समझी रिस्क है। इस पॉइंट पर मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि घाटा मतलब हमेशा बुरा होता है। जी, ऐसा नहीं है। वही तो। यहाँ एक टर्म बार बार आ रहा है, पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसमें 31% की भारी वृद्धि की गई है। 31%। सुनने वालों के लिए मैं इसे सिंप्लीफाई कर देता हूं। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब ये नहीं है कि सरकार ये पैसा अपनी रोजमर्रा की जरूरतों या कर्मचारियों की सैलरी पर खर्च कर रही है। बिल्कुल नहीं। ये वो पैसा है जो हार्ड एसेट्स में जा रहा है। जी। जैसे नई सड़कें, बड़े पुल, अस्पताल और पावर प्लांट्स। जी। 31% का उछाल मतलब सरकार राज्य के फिजिकल फ्यूचर में इन्वेस्ट कर रही है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया आपने। और यही वो कड़ी है जो हमें राज्य के उस सबसे बड़े लक्ष्य से जोड़ती है जो इस पूरी चर्चा का एक तरह से नॉर्थ स्टार है। $2 ट्रिलियन वाली इकोनॉमी। एग्जैक्टली। 2047 तक मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 2 ट्रिलियन रुपए तक पहुंचाना। ओहो, रुपए, माफ कीजिएगा, 2 ट्रिलियन रुपए। हाँ, 2 ट्रिलियन तक पहुंचाना। ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर में 31% की वृद्धि है, ये उसी लंबी मैराथन की पहली बड़ी छलांग है। इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना तो इतने बड़े लक्ष्य का सपना भी नहीं देखा जा सकता। सही बात है। और देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ ईंट और पत्थर का नहीं होता। जी। इंसानों का भी होता है, जिसे हम ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। तो इसी बात से हम अपने दूसरे खंड की तरफ बढ़ते हैं, शिक्षा और कौशल विकास का नया दौर। ये बहुत जरूरी हिस्सा है। बिल्कुल, क्योंकि ये सारा नया इंफ्रास्ट्रक्चर बेकार है अगर हमारे पास इसे संभालने के लिए स्किल्ड यूथ ना हो। यहाँ मुझे CM राइज स्कूल योजना का जिक्र बहुत प्रॉमिसिंग लगा। CM राइज? बजट में इसके लिए 3,068 करोड़ रुपए का भारी भरकम प्रावधान है।
अभी 275 विद्यालय जलमय, लेकिन मजे की बात यह है कि इनमें से 150 स्कूलों को बिल्कुल नए सर्व सुविधायुक्त भवनों में शिफ्ट किया जाना है। और 2025-26 तक परिवहन सुविधा भी शुरू हो रही है इसमें। हाँ, मतलब गांव का बच्चा अब सिर्फ इसलिए स्कूल नहीं छोड़ेगा क्योंकि स्कूल बहुत दूर था। शिक्षा के क्षेत्र में ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है। सिर्फ बिल्डिंग बना देना काफी नहीं है, एक्सेसिबिलिटी भी जरूरी है। बिल्कुल। इसके साथ ही अगर हम उच्च शिक्षा का ग्राफ देखें तो वहां भी विकेंद्रीकरण हो रहा है। हर एक जिले में एक पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जा रहा है। हर जिले में? जी। और सबसे अच्छी बात यह है कि अब वहां सिर्फ घिसे पिटे पुराने कोर्स नहीं चलेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और बायोटेक्नोलॉजी जैसे मॉडर्न सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। ये तो समय की मांग है। इसके अलावा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 3 नए विश्वविद्यालयों के नाम बहुत अहम है जिन पर विशेष जोर दिया जा रहा है। वो कौन से हैं? पहला है खरगोन में क्रांति सूर्य टंटिया भील विश्वविद्यालय, दूसरा गुना में तात्या टोपे विश्वविद्यालय और तीसरा सागर में रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय। यहाँ मैं प्रीलिम्स देने वाले सभी एस्पिरेंट्स को एक अलर्ट देना चाहूंगा। इस तरह के फैक्ट्स पर अक्सर मैच द कॉलम वाले ट्रिकी सवाल बनते हैं। हाँ, ये बहुत कॉमन है। एग्जामिनर एक तरफ यूनिवर्सिटी का नाम देगा और दूसरी तरफ जिले का नाम। तो खरगोन, गुना और सागर ये लोकेशंस एकदम टिप्स पर होनी चाहिए। बहुत सही टिप है ये। और सिर्फ थ्योरी की बात नहीं हो रही है, तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने आईआईटी इंदौर, जोधपुर और दिल्ली के साथ एमओयू साइन किए हैं। एमओयू मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जी। इन समझौतों का सीधा मकसद है राज्य में अत्याधुनिक लैब्स बनाना और स्टूडेंट्स को निःशुल्क इंटर्नशिप देना। क्या बात है। अंबाग में एक एमआई यानी मध्य प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खोला जाएगा। वो बहुत दूरदर्शी कदम है। मतलब हर डिवीजन में एक एमआईटी। बिल्कुल। साथ ही 2025 में 22 नई आईटीआई को भी स्वीकृति मिली है, जिससे राज्य में आईटीआई की कुल संख्या 958 हो जाएगी। 958, यानी इंडस्ट्रीज को जो रेडी टू वर्क फोर्स चाहिए वो यहीं से तैयार होगी। सही कहा। अब देखिए, जब इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, तो जाहिर सी बात है कि पावर यानी ऊर्जा की डिमांड भी आसमान छुएगी। बिल्कुल छुएगी। तो यहीं से हम अपने तीसरे खंड ऊर्जा क्षमता और बुनियादी ढांचे की ओर चलते हैं। ऊर्जा को लेकर जो डेटा सामने आया वो सच में माइंड ब्लोइंग है। जी, रिन्यूएबल एनर्जी वाला डेटा। जरा सोचिए, पिछले 12 सालों में 2012 में मध्य प्रदेश की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता मात्र 438 मेगावाट थी। सिर्फ 438। और आज 2025 में ये आंकड़ा 9,508 मेगावाट तक पहुंच गया है। ये 21 गुना की छलांग है। ये बहुत बड़ा नंबर है। इसमें 5,781 मेगावाट सिर्फ सौर ऊर्जा से आ रहा है और 3,448 मेगावाट पवन ऊर्जा से। इस 21 गुना जंप का एक कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत जरूरी है। वो क्या है? भारत सरकार ने 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का राष्ट्रीय लक्ष्य रखा है। मध्य प्रदेश का ये 9,508 मेगावाट उस नेशनल कमिटमेंट में एक बहुत बड़ा और सॉलिड कंट्रीब्यूशन है। मतलब राज्य नेशनल गोल्स के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। बिल्कुल। और इस कैपेसिटी को बिल्ड करने के लिए जो प्रमुख सोलर प्रोजेक्ट्स लगे हैं वो भी अपने आप में रिकॉर्ड ब्रेकिंग है। जैसे ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर। एग्जैक्टली। 278 मेगावाट की क्षमता वाला ये प्रोजेक्ट देश की सबसे बड़ी फ्लोटिंग यानी पानी पर तैरती हुई परियोजना है। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके अलावा आगर शाजापुर नीमच पार्क है जिसकी कैपेसिटी 1330 मेगावाट है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि नीमच में जो रेट आया है वो सिर्फ 2 रुपये 15 पैसे प्रति यूनिट है। इतनी सस्ती बिजली? हाँ, ये इंडस्ट्रीज के लिए बहुत बड़ा आकर्षण है। और क्योंकि सोलर पावर दिन में ही मिलती है, इसलिए मुरैना और धार में सोलर प्लस स्टोरेज प्रोजेक्ट्स भी प्रस्तावित हैं। ये बहुत लॉजिकल है। सस्ती और रिलायबल ऊर्जा औद्योगिक क्रांति की रीढ़ होती है। लेकिन जब आपके पास ऊर्जा आ गई, माल बन गया, तो उसे मार्केट तक कैसे ले जाएंगे? रेल और सड़क से। यहीं पर रेल और वायु संपर्क का रोल आता है। और इस कड़ी में इंदौर मनमाड रेलवे लाइन प्रोजेक्ट को मैं गेम चेंजर मानती हूँ। इसके आंकड़े क्या हैं? ये कुल 309 किलोमीटर लंबी लाइन है जिसका 170 किलोमीटर हिस्सा मध्य प्रदेश से होकर गुजरेगा और इसकी लागत करीब 18,036 करोड़ रुपए है। 18,000 करोड़ से ज्यादा। मैंने इस रेलवे लाइन का मैप देखा था और जो बात मुझे सबसे ज्यादा स्ट्राइक की वो इसका रूट है। ट्राइबल बेल्ट वाला। हाँ,
ये लाइन धार, खरगोन और बड़वानी जैसे आदिवासी बहुल जिलों से होकर गुजरती है। इसका सीधा मतलब ये है कि पीएम गति शक्ति योजना के तहत इन जिलों को सीधे मुंबई के जेएनपीटी बंदरगाह से जोड़ा जा रहा है। ये बहुत बड़ा शिफ्ट है। माल सीधा पोर्ट तक पहुंचेगा। ये इन पिछड़े इलाकों में सीधा इन्वेस्टमेंट लेकर आएगा। आपने बिल्कुल सही कनेक्ट किया। इसके अलावा एयर कनेक्टिविटी में भी हम पीछे नहीं है। रीवा एयरपोर्ट को हाल ही में डीजीसीए से लाइसेंस मिल गया है और ये मध्य प्रदेश का छठा हवाई अड्डा बन गया है। रीवा छठा है, बाकी 5 कौन से हैं? भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और खजुराहो। यहाँ तो पहले से ही सेवाएं चल रही हैं। जी। और अगर हम मास ट्रांजिट की बात करें तो 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली वंदे मेट्रो का प्रोजेक्ट बहुत अहम है। इसे सिंहस्थ 2028 से पहले उज्जैन तक एक्सटेंड किया जाएगा। ये तो हुई इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, लेकिन जो राज्य 2 ट्रिलियन का सपना देख रहा है उसका प्रशासनिक ढांचा भी तो उसी स्पीड से काम करना चाहिए। बिल्कुल, एडमिनिस्ट्रेशन चुस्त होना चाहिए। तो अब हम अपने चौथे खंड प्रशासनिक पुनर्गठन और ई गवर्नेंस पर आते हैं। यहाँ भौगोलिक विसंगतियों को दूर करने के लिए परिसीमन आयोग पर चर्चा बहुत जरूरी है। परिसीमन आयोग का गठन एक बड़ा कदम है। 2023 के नवीनतम जिलों के नाम तो सबको याद होने ही चाहिए। 53वां जिला बना है मऊगंज, 54वां पांडुर्ना और 55वां जिला है मैयार। और प्रस्तावित जिले भी हैं। हाँ, बीना और जुन्नारदेव का नाम प्रस्तावित जिलों में शामिल है। सीमाएं बदलना एक बात है, लेकिन असली बदलाव तब आता है जब काम करने के तरीके में पारदर्शिता आती है। यहाँ मुझे ई गवर्नेंस की साइबर तहसील प्रणाली सबसे ज्यादा इंप्रेसिव लगी। साइबर तहसील? इसे सभी 55 जिलों में लागू कर दिया गया है ना? जी, सभी 55 जिलों में। इस सिस्टम के फायदे बहुत साफ हैं। ये पूरी तरह से फेसलेस और पेपरलेस प्रणाली है। फेसलेस मतलब आपको अधिकारी के सामने नहीं जाना पड़ेगा। एग्जैक्टली। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ नामांतरण यानी म्यूटेशन सिर्फ 15 दिनों में हो जाता है। 15 दिन? ये तो बहुत तेज है। और ऑटो अपडेट होने के कारण इसमें मानवीय हस्तक्षेप कम होता है, जिससे भ्रष्टाचार पर सीधा लगाम लगता है। ये ई गवर्नेंस का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। चलिए प्रशासन से आगे बढ़ते हैं और अपने 5वें खंड पर आते हैं, कल्याणकारी योजनाएं और सामाजिक सुरक्षा। ये समाज के उस वर्ग के लिए है जिसके बिना कोई भी विकास अधूरा है। सही कहा। यहाँ एक बहुत ही संवेदनशील पॉलिसी है, स्वास्थ्य और सरोगेसी बीमा 2025। इसमें सरोगेट मां के लिए जो बीमा कवर है उसे 2 लाख रुपए से बढ़ाकर सीधा 10 लाख रुपए कर दिया गया है। ये पॉलिसी दिखाती है कि प्रशासन अब समाज के कॉम्प्लेक्स मुद्दों पर भी ध्यान दे रहा है। इसकी पात्रता क्या है? सरोगेसी अधिनियम 2021 के तहत इसकी पात्रता बहुत स्पेसिफिक है। ये 35 से 45 वर्ष की आयु वाली विधवा, तलाकशुदा या विवाहित महिला के लिए है। 10 लाख रुपए का कवर उन्हें एक मजबूत सेफ्टी नेट देता है। महिलाओं के लिए योजनाओं की बात हो तो मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का जिक्र तो आना ही है। बिल्कुल। इसके लिए बजट में 18,984 करोड़ रुपए का प्रावधान है। 21 से 60 वर्ष की महिलाओं को 1250 रुपए मासिक दिए जा रहे हैं। लेकिन इसमें एक नया लिंकेज जोड़ा गया है। अटल पेंशन योजना से लिंकेज। हाँ, सरकार इसे अटल पेंशन योजना से जोड़ रही है, जो उनके बुढ़ापे की सिक्योरिटी के लिए बहुत अहम है। ये सिर्फ आर्थिक मदद नहीं है, ये लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग है। और बच्चियों के लिए लाडली लक्ष्मी योजना तो पहले से ही है। इसके माइलस्टोन्स भी बहुत क्लियर हैं। जी, कक्षा 6 में 2000 रुपए, 9वीं में 4000 रुपए, 11वीं और 12वीं में 6000 रुपए और 21 वर्ष की आयु पूरी होने पर सीधे 1 लाख रुपए। कुल मिलाकर ये 1.43 लाख रुपए का लाभ है। ये शिक्षा के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। महिलाओं के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा फोकस एरिया है वो है किसान कल्याण। किसान कल्याण योजना पर तो एग्जाम में ट्रिकी सवाल आ सकते हैं। बिल्कुल, इसलिए सुनने वाले इस डेटा को ध्यान से नोट कर लें। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लिए इस बार 5,220 करोड़ रुपए का बजट है। जी। किसानों को कुल लाभ 12,000 रुपए प्रतिवर्ष मिलता है। अब ट्रिक ये है कि ये पूरा पैसा राज्य का नहीं है। इसमें 6,000 रुपए पीएम किसान योजना के हैं। एग्जैक्टली, पीएम किसान के 6,000 और सीएम किसान के 6,000। और ये पैसा 2,000 रुपए की 3 समान किश्तों में दिया जाता है। एग्जाम में फैक्ट्स को पढ़ते समय ये डिस्टिंक्शन याद रखना बहुत जरूरी है। सही बात है। अब अर्थव्यवस्था और योजनाओं की इस चर्चा से थोड़ा बाहर निकलते हैं और अपने छठे और आखिरी खंड पर आते हैं, संस्कृति, खेल और खनिज संसाधन। अपनी जड़ों की तरफ लौटते हैं। हाँ, यहाँ एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है। सांची स्तूप की वैश्विक पहचान को लेकर जर्मनी के बर्लिन स्थित हम्बोल्ट फोरम में इसके पूर्वी तोरण की एक प्रतिकृति स्थापित की गई है। पूर्वी तोरण की रेप्लिका?
ये बहुत शानदार है। सांची का इतिहास बहुत समृद्ध रहा है। सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में इसका निर्माण करवाया था। और 1989 में इसे यूनेस्को का दर्जा मिला था। जी, 1989 में। इसकी वास्तुकला, चाहे वो तोरण द्वार हो, हर्मिका हो या प्रदक्षिणा पथ हो, उस पर अक्सर ऐतिहासिक चर्चा होती रहती है। विरासत सिर्फ पत्थरों में नहीं, खेलों में भी है। 2024-25 के कॉलेज खेल कैलेंडर में पिट्टू को शामिल किया गया है। पिट्टू, वही पारंपरिक भारतीय खेल। हाँ, जिसमें 7 पत्थरों का ढेर और एक गेंद होती है। इसका एक गहरा सांस्कृतिक महत्व है। इसका उल्लेख तो भागवत पुराण में भी मिलता है। बिल्कुल, ये हमारे लोकल हेरिटेज को मेन स्ट्रीम में लाने का प्रयास है। और हेरिटेज की बात हो तो सिंहस्थ कुंभ मेला 2028 की तैयारियां भी जोरों पर हैं। उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर। हर 12 वर्ष में ये योग तब बनता है जब बृहस्पति ग्रह सिंह राशि में प्रवेश करता है। इसके लिए 2000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। और वो इंदौर उज्जैन 6 लेन हाईवे और वंदे मेट्रो भी तो इसी की तैयारियों का हिस्सा है। हाँ बिल्कुल, लेकिन देखिए, जहाँ विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है, वहाँ कुछ चुनौतियां भी होती हैं। पन्ना हीरा खनन जैसी चुनौतियां। सही कहा। पन्ना, जो भारत का एकमात्र सक्रिय हीरा खनन क्षेत्र है, वहां एनएमडीसी का संचालन होता है। अभी अपरिष्कृत हीरो यानी रफ डायमंड्स की नीलामी चर्चा में थी। ये खनन खान एवं खनिज अधिनियम 1957 के तहत रेगुलेट होता है, लेकिन पन्ना एक बहुत घना जंगल भी है। यहीं पर पर्यावरण और वन मंजूरी की चुनौतियां सामने आती हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट के बीच एक टकराव देखने को मिलता है। ये एक बहुत बड़ा एनालिसिस पॉइंट है। तो अब हम इस डीप डाइव के अंतिम निष्कर्ष पर आ गए हैं। एक फाइनल रिव्यू कर लेते हैं। श्रोताओं को किन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए? एमपीपीएससी 2026 की दृष्टि से जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं: बजट डेटा, सोलर क्षमता जो कि 9508 मेगावाट है, नए जिले, पिट्टू खेल, सांची, और योजनाओं के सटीक आंकड़े व वर्ष, ये सब बिल्कुल फिंगर टिप्स पर होने चाहिए। इन सब फैक्ट्स पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल। और इस एपिसोड के अंत में हम सुनने वालों के लिए एक विचारणीय भाषण छोड़ना चाहेंगे। एक तरफ मध्य प्रदेश नवीकरणीय ऊर्जा जैसे ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर और तकनीकी शिक्षा के माध्यम से 2047 तक 2 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से दौड़ रहा है। जी। लेकिन दूसरी तरफ पन्ना हीरा खनन जैसी परियोजनाओं में पर्यावरणीय मंजूरी की चुनौतियां भी सामने हैं। तो सवाल ये है कि क्या राज्य अपने इस तीव्र आर्थिक विकास और पर्यावरण व पारंपरिक विरासत जैसे सांची और पिट्टू, इनके संरक्षण के बीच एक स्थायी संतुलन बना पाएगा? ये सच में एक ऐसा प्रश्न है जो श्रोताओं को स्वयं आगे रिसर्च करने के लिए प्रेरित करेगा। बिल्कुल। ऐसे ही क्विक रिवीजन टॉपिक्स के लिए एकलव्य यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।